प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस। क्या देखेंगे? क्लास 10th का सोशल साइंस, जिसको हम लोग हिंदी में सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान। तो इसका हम लोग टॉप 400 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर देखेंगे। यानी जो हमारा होगा 400 जो कि MVVI आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है वह आंसर के साथ होगा। तो उसका यह आपका सीरीज नंबर 2 होगा, यानी यह आपका पार्ट 2 होने वाला है। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है। यानी फर्स्ट जो है उसमें हम लोगों ने 1 से 50 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जा करके देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। यह आपका वीडियो पार्ट 2 होने वाला है जो कि आपको 400 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर आपने इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है क्या है, जैसे आपका 40 नंबर जो ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछता है वह आपका पूर्ण रूप से इससे कंप्लीट हो जाएगा। यानी 400 क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो आपका 40 नंबर 100% गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। यानी हिंद चीन जो है उसमें कौन सा राष्ट्र यानी कौन सा देश है वह शामिल नहीं था, वही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे कि आपको बता दें कि हिंद चीन में जो राष्ट्र शामिल है वह आपका है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। यानी लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जो है वह तीनों राष्ट्र इसमें हिंद चीन में शामिल था। तो अब आपका कौन सा बच रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चीन जो है वह इसमें शामिल नहीं था। वही क्वेश्चन अगर आपसे कहा था कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल था तो आपको ये तीनों रहता, तो आपका जैसे कि यहाँ पे ये सी नंबर में दे देता और ऑप्शन डी में देता इनमें से सभी, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना रहता। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें कौन शामिल नहीं था, तो आपका चीन जो है वह शामिल नहीं था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा काफ़ी वियना सम्मेलन कांग्रेस कब हुआ था। यानी वियना सम्मेलन जो है उसको कांग्रेस भी बोला जाता है। तो वियना सम्मेलन की जो स्थापना है वह कब हुआ था, या वियना सम्मेलन कब हुआ था, वही आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, या 1818 ईस्वी में, या 1820 ईस्वी में, या 1848 ईस्वी में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यानी वियना सम्मेलन जो है वह 1815 ईस्वी में हुआ था, का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कह रहा है भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। यानी भारत में जो है वह गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना किसने की। ऑप्शन है गुरदयाल सिंह, या चंद्रशेखर आज़ाद, या लाला हरदयाल सिंह, या सोहन सिंह भाखना। तो देखिएगा यहाँ पे जो है वह गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल सिंह ने। और वह कब किए थे? तो 1913 ईस्वी में किए थे। इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में ब्रैकेट में दिया गया है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया, तो 1913 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया या किसने किया, तो लाला हरदयाल के द्वारा। यानी लाला हरदयाल ने 1913 में, ये भी पूछेगा कि लाला हरदयाल ने 1913 में किस पार्टी की स्थापना की, तो गदर पार्टी की। आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यानी पूछा है गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल ने। या आपको सिर्फ इतना ही देगा, यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं देगा आपको, जो एग्जाम में देगा वह सिर्फ नाम देगा। जब पूछेगा कि कब किया गया तो देगा ऑप्शन में 1913। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे। यानी नरोत्तम सिंहाणु जो थे वह किस देश के शासक थे, वही पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, या कंबोडिया। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी नरोत्तम सिंहाणु जो थे वह कंबोडिया के शासक थे। कहाँ थे? कंबोडिया देश के वह शासक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है गोलघर कहाँ स्थित है। आपको यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको यह पता भी होगा क्या है गोलघर जो है वह कहाँ पे स्थित है, फटाफट से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी गोलघर जो है वह पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्लास पर डे ज्वाइन कीजिए। पर डे शाम को 7 बजे से क्लास चलता है, तो आप पर डे क्लास ज्वाइन कीजिए। आपके एग्जाम तक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड वह आपको पूर्ण रूप से एग्जाम से पहले समाप्त हो जाएगा और आप अच्छी खासी स्कोर कर सकते हैं। 80%, 90% अगर आप चाह रहे हैं तो आप आराम से यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? यानी वह कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति है जिन्होंने न्यू डील लागू की थी? आपका ऑप्शन है वुडरो विल्सन या FD रूजवेल्ट या अब्राहम लिंकन या जॉन F कैनेडी। किसने लागू किया था? तो वह जो है आपका FD रूजवेल्ट जो है वही राष्ट्रपति जब थे उन्होंने क्या किया था? न्यू डील लागू किया था। अमेरिकी को यही कहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो FD रूजवेल्ट, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? यानी नेपोलियन संहिता जो है वह किस वर्ष लागू की गई? 1779 में या 1791 में या 1801 में या 1804 में? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी नेपोलियन संहिता जो है वह 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1804 में। देखिए आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन समझाने वाला होगा वह मैं ज़रूर समझाऊंगा। जैसे साइंस का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है या कोई भी क्वेश्चन मैं आपको पूरी डीपली में उसे तोड़ करके बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, यहाँ पर जो है सन ईस्वी है या किसी देश का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है वह आपको याद करना होगा। खास करके SST का जो सब्जेक्ट है वह आपको काफ़ी जो क्वेश्चन है वह आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा रटने वाला होता है। तो इसमें मैं क्या समझा सकता हूँ, केवल जो है कि पूछा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, तो 1804 में आपको यह रटना पड़ेगा यानी याद करना पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, पर डे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं किए तो पर डे क्लास ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यानी फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वह कब हुआ, वही क्वेश्चन कहा है। ऑप्शन है 1864, बी है 1866, सी है 1870 और डी है 1871। तो देखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वह कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? यानी कह रहा है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम जो है वह किस उद्योग के केंद्र है, यानी वहाँ से कौन सा उद्योग जो है वह उत्पादन होता है, वही आपसे पूछा है। ऑप्शन है सीमेंट उद्योग या चीनी उद्योग या आयरन और स्टील उद्योग या वस्त्र उद्योग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम जो है वह किस उद्योग के लिए है? तो वह जो है कि आयरन और स्टील का वहाँ पे केंद्र है, यानी वहाँ से आयरन और स्टील की उत्पादन होती है। आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? तो जमशेदजी टाटा ने किया था 1907 ईस्वी में। कब किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया था? तो जमशेदजी टाटा ने, उसी के लिए कहा गया है जमशेदपुर, यानी जमशेदजी टाटा ने किया था। कब किया था? 1907 ईस्वी में। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछा है कि इन सभी जगह जो केंद्र है वह किस उद्योग का केंद्र है, तो आयरन और स्टील का, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है प्रति व्यक्ति आय का आशय है, यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वह उसका आशय क्या कहने का मतलब है? संपूर्ण आय या औसत आय या राष्ट्रीय आय या सीमांत आय। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है वह आपका औसत आय है। क्या है? औसत आय है। जैसे प्रति व्यक्ति आय निकालना होता है तो हम देश की जितनी भी राष्ट्रीय आय होती है, यानी जो भी हमारा राष्ट्रीय आय है प्रति साल का, उसमें हम लोग देश की कुल संख्या से, यानी जैसे जितनी भी जनसंख्या है उससे हम भाग दे देते हैं। तो जो हमारा क्या होता है, जो भी आय निकल कर आता है तो वह हम एक तरह से क्या हो गया, जैसे देखिए अगर आपको कह देगा कि 5 व्यक्ति है, ठीक, वहाँ पे आपको 5 व्यक्ति दे दिया। अगर कहेगा कि वह पर व्यक्ति जो है, जैसे कि पहला व्यक्ति 4 रुपये इकट्ठा किया, दूसरा 6 रुपये, तीसरा के पास 8 रुपये, चौथा के पास 2 रुपये है, पाँचवा के पास
5 रुपये है। ठीक, अब देखिए आपसे पूछेगा कि अगर पाँचों व्यक्ति मिलकर इतना पैसे इकट्ठा करता है तो पर व्यक्ति का औसत कितना होगा। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, यानी 4 6 10 8 18 2 20 5 25, यानी 25 और नीचे कितना काटेंगे बटा 5, 5 से काटेंगे तो 5, यानी पर व्यक्ति पे कितना आया, उसका औसत जो है वह 5 रुपये आया। तो यह एक व्यक्ति पे यानी 5 गुने 5 करेंगे फिर 25 का 25 आ जाएगा, तो वह एक व्यक्ति का औसत आय निकलता है। तो वही कहा है यह जो है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वह देश की जितनी हमारा जो राष्ट्रीय आय है उस आय में देश की जितनी जनसंख्या है उससे भाग दे देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। यानी हम उसको कह सकते हैं कि उसका आय से जो है वह औसत आय से है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसका गठन कब हुआ, 1950 या 1951 या 1952 या 1955। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वह 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बांग्लादेश की मुद्रा है, यानी बांग्लादेश की जो मुद्रा है यानी पैसा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुपया या डॉलर या क्रोना या टाका। तो देखिए यहाँ पे जो बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसको हम लोग टाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाका, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय जो है उसका क्या अर्थ है, सरकार की आय या पारिवारिक आय या सार्वजनिक उपक्रमों की आय या उत्पादन के साधनों की आय। तो यह जो राष्ट्रीय आय है इसका अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, यानी जितने भी हमारे देश में जितने भी प्रति साल जो है वह उत्पादन होता है उसका जो भी आय बनता है वह हमारा क्या होता है, जो भी जैसे सभी व्यक्तियों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है, जो भी कमाया जा रहा है उसका क्या होता है, वही हमारा आय जो है वह कुल राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो वही कहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो उत्पादन के साधनों का आय, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, यानी भूमि विकास बैंक जो है उसके द्वारा किस प्रकार का जो ऋण है वह ऋण कहने का मतलब होता है जो कर्ज होता है या लोन जिसको कह सकते हैं, वह किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। जैसे क्या होता है, बैंक से हम कोई भी कार्य करने के लिए लोन लेते हैं या ऋण लेते हैं, तो वही हुआ ना, ऋण का है या लोन का है। तो वह जो है कि किस प्रकार का ऋण जो है वह प्रदान किया जाता है, यानी कितने समय के लिए, अल्पकालीन ऋण या मध्यकालीन ऋण या दीर्घकालीन ऋण या इनमें से सभी। जैसे भूमि विकास बैंक जो है उसके द्वारा अल्पकालीन यानी कम समय के लिए या मध्यकालीन या मीडियम समय के लिए यानी बीच समय कुछ दिनों के लिए या दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए या इनमें से सभी। जैसे कि इसमें से जो है कि किस प्रकार का ऋण जो है वह प्रदान किया जाता है, तो वह आपका दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। कैसा करता है, दीर्घकालीन ऋण, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो दीर्घकालीन ऋण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा। कह रहा है नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है, यानी नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है वह किससे संबंधित है, सतलुज नदी से या कावेरी नदी से या नर्मदा नदी से या कृष्णा नदी से। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर बनाया गया है, यानी आपका कृष्णा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, यानी सामान्य संचार व्यवस्था का जो कह रहा है कि बाधित होने का, यानी जैसे होता है ना कोई भी जैसे कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा आ जाता है, तो वही कह रहा है कि बाधित होने का मुख्य कारण इसका क्या है। ऑप्शन है केबल का टूटना, क्या है, केबल का टूट जाना। ऑप्शन नंबर बी है संचार टावरों की दूरी, क्या है, संचार टावरों की दूरी या टावरों की ऊंचाई में कमी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यानी क्या होता है, संचार व्यवस्था का जो भंग होना है वह केबल का टूट जाना, यानी तार जब बीच से अगर टूट जाएगा केबल तो क्या होगा, जैसे अगर मान गए आपके घर से एक जगह से दूसरे जगह आप लाइन को ले जाते हैं करंट को, तो क्या होता है जब बीच में अगर तार कहीं पे टूट जाता है या कोई भी तार इसमें से एक भी तार अगर टूट जाता है तो क्या होता है करंट वहाँ से तक जहाँ आप ले जा रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है।
तो वही क्या कह रहा है कि केबल जब टूट जाएगा तो संचार व्यवस्था क्या होता है, उसमें बाधा आने लगता है, यानी वह बाधित होने लगता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बाढ़ क्षति पहुँचाती है, यानी जब बाढ़ आती है तो वह किसको किसको क्षति पहुँचाती है, वही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन है फसलों को या पशुओं को या भवनों को या उपरोक्त सभी को। अब देखिए जब बाढ़ आता है तो वह क्या करता है, उससे फसल भी नष्ट होती है, पशु भी नष्ट होता है, यानी क्या होता है, पशुओं की भी क्षति होती है और भवनों का भी क्षति होता है। यानी हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी को, यानी बाढ़ जो है वह क्षति किसको पहुंचाती है, तो इन सभी को पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह किससे संबंधित है, रेलवे से या सड़क मार्गों से या जल मार्गों से या वायु मार्गों से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह क्या है, जैसे चारों ओर से एक जगह आके सड़क जो मिल रहा है वह उसी को हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। वह आपका सड़क मार्गों से संबंधित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, यानी जब बाढ़ आता है तो उस समय लोगों को कहाँ पे जाना चाहिए, गांव के बाहर या खेतों में या ऊंच भूमि पर या कहीं नहीं। तो जैसे देखिए जब बाढ़ का समय यानी बाढ़ जब आता है तो हम क्या करते हैं, ऊंचे भूमि पर जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे बाढ़ जो है जिस लेवल पे पानी है उससे भी हम क्या करते हैं, ऊंचे स्थान पे जाना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होगा, बाढ़ से हमको बाढ़ की क्षति से हम बच सकते हैं, यानी उसके नुकसान से हम बच सकते हैं। वही कहा है कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, तो ऊंचे भूमि पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वर्ष 1975 जो है उसमें भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, यानी यह जो है वर्ष 1975 वह भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, यानी इस वर्ष जो है वह आम चुनाव हुए थे, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो देखिए यहाँ पे जो है वह वर्ष 1975 में देश में जो है वह आपातकाल लागू हुआ था, यानी क्या हुआ था, आपातकालीन उसी समय लागू हुआ था, जिसके कारण वह क्या है वर्ष 1975 जो है वह भारतीय राजनीति में जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, क्योंकि उसी वर्ष भारत में जो है कि क्या है, देश में जो आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। आपसे ये भी पूछ देगा कि देश में आंतरिक आपातकाल जो है वह कब लागू हुआ था, वर्ष 1975 में, या फिर पूछेगा वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो उस वर्ष देश में आपातकाल लागू हुआ था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, यानी ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वह किस प्रांत से शुरू किया गया, किस राज्य से शुरू किया गया। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। यानी यह जो है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, यह जो है आपका आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो है कि विरोध इसका जो है कि विरोधी जो है वह महिलाओं ने किया था, यानी इसका जो है कि विरोध कौन किया, ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया था। यानी यह जो है कि इसके विरोध में कौन खड़ा हुआ था, तो महिला लोग खड़ा हुए थे, महिला लोग इस पर एक्शन लिए थे। वही कहा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वह किस प्रांत से यानी किस राज्य से शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्ता में साझेदारी सही है, यानी सत्ता में जो साझेदारी होती है वह सही है, क्योंकि वह क्या होता है, यह विविधता को बढ़ाती है, या देश की एकता को कमज़ोर करती है, या फैसले लेने में देर करवाती है, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है।
यानी जैसे देखिए सत्ता में साझेदारी जो है वह सही है। क्यों सही है? क्योंकि यह क्या करती है, यह विभिन्न समुदायों के बीच जो है वह टकराव कम करती है। क्या करती है? वह विभिन्न समुदायों के बीच, यानी जैसे कोई भी समुदाय अलग अलग के है उसके बीच में, जैसे कि दोनों के बीच में क्या करती है, यह झगड़ा टकराव को यह कम करती है। वही कहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि यह क्या करती है, यह दोनों के बीच में टकराव कम करती है, मतभेद को कम करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा। कह रहा है भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी यहाँ पे जैसे देखिए ये सभी जो राज्य दिया गया है उसमें भारत में जो है कि इन राज्यों में, यानी जो भी ये राज्य दिया गया है इसमें कहाँ पे जो है कि वह कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी यह जो है कि इस राज्य में कौन सा राज्य है जहाँ पे क्या होता है, कोयला जो है वह सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा या छत्तीसगढ़। अब देखिए यहाँ पे सभी जगह जो है कि कोयले का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कहाँ पे जो है वह अधिक किया जाता है। कह रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी झारखंड में जो है वह कोयले का सबसे अधिक इन सभी राज्यों की अपेक्षा अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। यानी सौर ऊर्जा जो होता है उसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य, यानी सबसे अधिक उपयुक्त राज्य वह कौन है। ऑप्शन देखिएगा क्या कहा है। ऑप्शन है असम या अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान या मेघालय। क्या है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मेघालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी क्या है, सौर ऊर्जा का जो उत्पादक केंद्र है वह आपका राजस्थान है। सबसे अधिक उपयुक्त है कौन है, तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा। कह रहा है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। यानी बिहार की जो है वह सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। ऑप्शन है गंडक नदी घाटी परियोजना या कोसी नदी घाटी परियोजना या बागमती परियोजना या सोन नदी घाटी परियोजना। तो देखिए यहाँ पे सोन नदी घाटी परियोजना जो है वह आपका बिहार की सबसे पहली और पुरानी परियोजना है। क्या है, यह पहली और पुरानी घाटी जो है कि यह सबसे आपका क्या है, सोन नदी घाटी परियोजना जो है वह क्या है, बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। इसको आप ये भी कह सकते हैं यह जो है कि सबसे पहली और सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो भी आपको यही मानना है, और पहली नदी घाटी परियोजना पूछे तो भी आपको यही टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहे भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। यानी ये सभी जो बांध दिया है इनमें सबसे लंबा बांध जो है वह भारत में कौन है। ऑप्शन है भाखरा नंगल बांध या नागा अर्जुन सागर बांध या हीराकुंड बांध या टेहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी हीराकुंड बांध जो है वह सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यानी इसमें से कौन जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का जो है कि उदाहरण, यानी उसका उदाहरण वह नहीं है। कोयला, विद्युत या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। देखिए कोयला जो है वह प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, और प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम ऊर्जा का उदाहरण है। तो क्या बच रहा है, विद्युत जो है वह आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। वही कहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर कहेगा कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है और ये तीनों अगर रहेगा तो ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से सभी। जैसे ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, और यहाँ पूछा है नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। यानी विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। यानी पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है। ऑप्शन है नई दिल्ली या कोलकाता या मुंबई या हाजीपुर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह आपका हाजीपुर में है। कहाँ है, हाजीपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 29 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है चावल है
यानी चावल जो है वह क्या है, खरीफ फसल है या रबी फसल है या जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका चावल जो है वह खरीफ फसल है। क्या है, चावल आपका खरीफ फसल है। और गेहूँ पूछेगा वह आपका क्या है, गेहूँ जो है वह आपका रबी फसल है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चावल क्या है, यह आपका खरीफ फसल है और गेहूं जो है वह रबी फसल है। तो आपसे पूछा है कि चावल क्या है, तो खरीफ फसल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे देखिए चावल से हम क्या होता है, जब धान होता है उससे हम लोग भूसा निकालते हैं, भूसा छुड़ाते हैं तो हमको चावल प्राप्त होता है, वह आपका खरीफ फसल है। लेकिन गेहूं में हम लोग क्या होता है, उसको ऐसे ही धो करके और पिसवा दिया जाता है खाने के लिए, जो कि आपका क्या है, रबी फसल है। तो आप इससे थोड़ा थोड़ा इसमें जैसे कि खरीफ फसल और रबी फसल को इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 30 नंबर यानी 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। यानी ऑपरेशन फ्लड जो है उसका दूसरा नाम क्या है, हरित क्रांति या पीली क्रांति या श्वेत क्रांति या नीली क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम है वह श्वेत क्रांति है। क्या है, श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये ऑपरेशन फ्लड जो है इसका जो है कि वह डेयरी उत्पादन से संबंध है। क्या है, अगर आपसे पूछेगा ऑपरेशन फ्लड का किससे संबंधित है, तो आप वह जो है डेयरी उत्पादन से यानी दूध उत्पादन से वह संबंधित है। यह आपका इसका दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आय तथा उपभोग का अंतर है। यानी देखिए जैसे आय का मतलब होता है जो हमारे पास आमदनी हो रही है, जो कमाई हो रही है वह हमारा आय हुआ। और उपभोग का मतलब होता है जो हमने उसका क्या किया, उसको हम लोग भोग लिए, यानी जो भी हमने अपने जो भी खर्चा कर लिया वह हमारा उपभोग हुआ। तो जैसे देखिए अगर हमने 5 रुपये कमाया और 2 रुपये खर्च कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, अब 5 में से 2 यह माइनस हो जाएगा, यानी 5 तो हमने कमाया और 2 को क्या किया, खर्च कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 3 बचा, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारा बचत कहलाएगा। यानी आय जो है हमारा 5 है, उपभोग 2 है, जो बचत कितना हुआ 3 रुपये। यानी यही हमारा आय और उपभोग के बीच का अंतर। जैसे 5 था -2, यानी यह माइनस का चिन्ह क्या है, यह अंतर का चिन्ह है। वही कह रहा है कि आय और उपभोग के अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कह रहा है पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन देखा है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो वह था दीर्घकालीन ऋण। और ये जो है वह पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, ये भी आपका दीर्घकालीन ऋण ही का लेन देन किया जाता है। यानी पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन किया जाता है, तो दीर्घकालीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला, देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि किसने कहा, यहाँ पे स्टार्ट है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यानी यह जो लाइन है वह किसने कहा है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। यानी जैसे देखिए जो भी व्यक्ति यह कहा है, यही क्वेश्चन कहा है कि ग्राहक जो हमारी दुकान में आ रहा है वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। जैसे देखिए ग्राहक जो है कि वह बिल्कुल फ्री है, वह किसी दुकान में जा सकता है, उसके पास पैसा है, वह कहीं दुकान से जाकर खरीद सकता है। लेकिन जो दुकानदार है वह क्या है, ग्राहक पे निर्भर है। यानी जब तक दुकानदार के पास ग्राहक नहीं जाएगा तो उसका दुकान नहीं चलेगा, उसकी बिक्री नहीं होगी। तो क्या हुआ, दुकानदार जो है वह ग्राहक पे निर्भर है। लेकिन ग्राहक जो है वह, अगर हम कहें कि हमारे पास दुकान है और वह जो ग्राहक है वह हम ही पे निर्भर है, तो यह कहना हमारी बिल्कुल गलत है। क्योंकि वह ग्राहक जो है वह हम पे निर्भर नहीं या किसी दुकानदार पे निर्भर नहीं है, वह बिल्कुल आज़ाद है, वह कहीं से भी सामान खरीद सकता है, कहीं से भी ले सकता है। तो वही कहा है कि ग्राहक जो है वह क्या है, जो भी व्यक्ति है वह सबसे महत्वपूर्ण है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। तो वह किसने कहा है, वही आपसे क्वेश्चन है। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी या महात्मा गांधी या APJ अब्दुल कलाम। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी यह जो कथन है वह महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा है कि ग्राहक जो हमारी दुकान में आ रहा है वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका
34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। यानी ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वह कौन है। ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा या पेट्रोलियम या कोयला या प्राकृतिक गैस। इनमें से कौन जो है वह क्या है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वह ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है और कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जो है वह क्या है यह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है, अगर इस तीनों में से कोई भी रहेगा तो और अदर 3 ऑप्शन जो है वह दूसरा रहेगा। तो इसी में से जैसे कोयला है पेट्रोलियम है प्राकृतिक गैस ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे जैसे कि इसको टिक कर अगर पूछेगा पारंपरिक स्रोत तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। जैसे देखिए गैर पारंपरिक का मतलब होता है जो कुछ दिनों से जिसका हम लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया है कुछ पहले से, जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा जल ऊर्जा ये सभी क्या है कुछ दिनों से कुछ दिनों के जो है कि वह नए नए तकनीकों के प्रयोग से इन सभी ऊर्जा का उत्पादन होना शुरू हुआ है और हम लोग प्रयोग करना शुरू किए। लेकिन कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जो है वह क्या हो रहा है हमारा परंपरा से यानी बहुत पुराने समय से यह चलते आ रहा है इसका प्रयोग। तो यह जो है हमारा पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है। और यह कहा है कि गैर पारंपरिक स्रोत कौन है तो ज्वारीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। यानी जो गोंडवाना समूह के कोयले हैं उनका निर्माण जो है वह कब हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले या 20 लाख वर्ष पूर्व यानी पहले या 20,000 वर्ष पहले या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यानी गोंडवाना समूह के जो कोयले हैं उसका निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। यानी जो गुटेनबर्ग थे उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है अमेरिका में, सॉरी यहाँ पे जन्म जो है वह कब नहीं कहाँ पे हुआ था यहाँ पे ऑप्शन होगा, या फिर जन्म हुआ था तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है अमेरिका में या जर्मनी में या जापान में या इंग्लैंड में। तो देखिए कहाँ पे हुआ था उनका जो जन्म है वह आपका क्या होता तो जर्मनी में हुआ था। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी गुटेनबर्ग का जो जन्म है वह आपका जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है देखिएगा। कह रहा है 7 नवंबर 1917 की रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। यानी 7 नवंबर 1917 की जो रूसी क्रांति है वह किस नाम से जानी जाती है। फरवरी क्रांति या अप्रैल क्रांति या अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति। तो देखिए 7 नवंबर 1917 की जो क्रांति है वह कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है। यह आपका अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के कारण जो है जो जैसे देखिए पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार जो है वह 7 नवंबर 1917 के जिस दिन जब क्रांति हुआ था तो उस समय पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार उस समय 25 अक्टूबर 1917 था। क्या था 25 अक्टूबर 1917 था। क्या था 25 अक्टूबर 1917 था जिसके कारण इस क्रांति को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पूछ देगा 7 नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के दिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार उस दिन कौन सा डेट था। तो 7 क्या था 25 अक्टूबर 1917 था। 25 अक्टूबर 1917 था। यहाँ कहा है उस रूसी क्रांति को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो अक्टूबर क्रांति से। और इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। जैसे 7 नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का जो है उसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। तो ये भी पूछेगा बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम क्या है तो अक्टूबर क्रांति, या अक्टूबर क्रांति का दूसरा नाम क्या है तो बोल्शेविक क्रांति। या 7 नवंबर 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में रहेगा अक्टूबर क्रांति तो अक्टूबर क्रांति टिक करेंगे, बोल्शेविक क्रांति रहेगा तो बोल्शेविक क्रांति टिक करेंगे। अगर दोनों रहेगा तो ऑप्शन सी में आपको दे देगा कि ए और बी दोनों, तो हम उस सी नंबर को टिक करेंगे। यहाँ सिर्फ पूछा है किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ऑप्शन में है अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझाने वाला होगा वह बिल्कुल मैं समझा दूंगा, लेकिन जो याद करने वाला है वह आपको याद ही करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह कब हुई थी 1921 में या 1906 में या 1929 में या 1936 में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह आपका 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1906 ईस्वी में। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ आपका 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था, यानी सिपाही विद्रोह जो है वह कब हुआ था, 1855 या 1857 या 1885 या 1887। तो देखिए सिपाही विद्रोह आंदोलन जो है वह आपका 1857 में हुआ था। कब हुआ था, 1857 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का है कि श्वेत क्रांति जो है उसका जो है संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र से। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं और इसी के अंतर्गत जो है श्वेत क्रांति का संबंध है, यानी इसी के अंतर्गत वह आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो कृषि क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो कृषि क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम पूछेगा तो आपका औद्योगिक क्षेत्र होगा। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम पूछेगा तो यह आपका सेवा क्षेत्र होगा। जैसे अगर इस तीनों में से कोई का पूछेगा कि दूसरा नाम क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का है तो कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का है तो औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र कहेगा तो सेवा क्षेत्र। इसमें जो है वह श्वेत क्रांति का जो है वह जो है कि दुग्ध उत्पादन से उसका संबंध है, यानी डेयरी उत्पादन से। वह जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यानी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही कहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से इसका संबंध है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा। कह रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये आपको याद भी होगा, जैसे कि यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, यानी सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है उसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, यानी कहाँ लगता है। ऑप्शन है सोनपुर, हाजीपुर, बक्सर या भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी सबसे बड़ा जो पशु का मेला लगता है वह आपका सोनपुर में लगता है। कहाँ लगता है, सोनपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, फ्लाइंग स्टल का मशीन का आविष्कार किसने किया, यानी फ्लाइंग स्टल मशीन जो है उसका आविष्कार किसने किया। जेम्स हारग्रीव्स ने या जॉन के ने या रॉबर्ट फुल्टन ने या जेम्स वाट ने। तो इसका जो है कि निर्माण फ्लाइंग स्टल का निर्माण जो है वह जॉन के ने किया है। किसने किया है, जॉन के ने किया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा। सेडान का युद्ध कब हुआ था, यानी सेडान का युद्ध जो है वह कब हुआ, 1871 या 1870 या 1848 या 1815 में। अब देखिए 1871 में जो है वह आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। कब हुआ था, 1871 में जो है वह फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन में देखा है 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। और यह सेडान का युद्ध जो है वह 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। अगर कहेगा सेडेवा का युद्ध, यानी सेडान का जगह अगर कहेगा सेडेवा का युद्ध, क्या कहेगा, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, तो यह आपका 1866 में हुआ था। और यह तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में इस तीनों में से 2 क्वेश्चन तो जरूर आपसे पूछेगा, नहीं 2 तो 1 क्वेश्चन हो सकता है तीनों का तीनों भी पूछ दे, 1 पूछे 2 पूछे, लेकिन हर बार इस तीनों में से कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। यह आपका सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था, सेडोवा कहेगा तो 1866 में, और फ्रैंकफर्ट की संधि कहेगा तो 1871 ईस्वी में। यहाँ पे आपसे पूछा है सेडान का युद्ध तो 1870 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा है 45 नंबर क्वेश्चन, हीगेल कौन था। ऑप्शन है जर्मनी चांसलर या राजनीति या दार्शनिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका हीगेल जो है वह आपका एक दार्शनिक था। कौन था, हीगेल आपका दार्शनिक था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दार्शनिक उसी को कहते हैं जो क्या है, दूसरे जगह से कहीं दूसरे जगह, जैसे अपने स्थान से दूसरे जगह जाता है वह घूमने के लिए, देखने के लिए या किसी चीज़ का दर्शन करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, वह हमारा दार्शनिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है।
जैसे क्या कहा है कि मार्च 1946 में जो है वह फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता है, जो समझौता हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है जिनेवा समझौता, या हनोई समझौता, या पेरिस समझौता, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वह आपका हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा हनोई समझौता कब हुआ था, तो मार्च 1946 में। कब हुआ था? मार्च 1946 में। पूछ देगा हनोई समझौता किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। किसके बीच? फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता कब हुआ था? मार्च 1946 में। यहाँ पे सिर्फ पूछा है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। यानी बंगाल विभाजन जो है उसको कब निरस्त किया गया, कब खत्म किया गया। ऑप्शन है 1905 में, या 1911 में, या 1915 में, या 1922 में। तो देखिए अगर आपसे पूछेगा बंगाल विभाजन कब किया गया, तो 1905 में बताना है। क्या बताना है? 1905 में। लेकिन यहाँ पे पूछा है बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, वह आपका 1911 में है। कब निरस्त किया गया? आपसे पूछेगा बंगाल विभाजन कब किया गया, तो 1905 में। और क्वेश्चन कहा है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, तो यह आपका 1911 होगा। यानी बंगाल विभाजन जो है वह 1911 में निरस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। यानी जो भी जल पाया जाता है उस जल का कितना प्रतिशत जो है वह महासागरों में पाया जाता है। 80%, या 85%, या 95%, या 96.5%। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी जितने भी जल है उसका 96.5% जो है वह महासागरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। यानी बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। ऑप्शन है सोन नदी, या गंडक नदी, या कोसी नदी, या पुनपुन नदी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी पुनपुन नदी जो है इस पे नदी घाटी परियोजना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 50 नंबर यानी 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूँ फसल है। यहाँ क्या है? गेहूँ क्या फसल है? आपसे पहले एक क्वेश्चन बताए हैं कि चावल का कौन सा फसल था। चावल जो था वह हमारा खरीफ फसल था, और वहीं पे आपको बताए हैं कि गेहूँ हमारा क्या है? रबी फसल है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। हम लोग इस लेक्चर वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सके। पर डे 7 बजे से क्लास चल रहा है, तो आप क्लास पर डे ज्वाइन कीजिए। आपको पर डे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैसे साइंस का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका है, मैथ का है, सभी का आपको पर डे सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, यानी सब्जेक्ट में आपको लॉन्ग शॉर्ट सभी फॉर्मेट, सभी प्रकार का जितने भी आपको टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वह सभी टाइप का आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करके, जैसे आपके सिलेबस काफ़ी बड़ा है, आपको क्वेश्चन बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास एग्जाम के लिए अब समय कम है, तो यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वह सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आपको क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में आने का चांसेस जो है कि बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। यानी 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया, सेकेंड में भी 50 क्वेश्चन किया, यानी हमारा 100 क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने 400 ऑब्जेक्टिव करने का यह सीरीज रखा है, जिसमें से हम लोगों का 100 क्वेश्चन यानी जो है कि फर्स्ट हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें का हम लोगों का 300 क्वेश्चन और बच रहा है। यही है, हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से इतना ही देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।